एक व्यक्ति होटल में बर्तन साफ कर रहा होता है। वह दिमाग में सोच रहा होता है कि वह अब यहाँ से अच्छे पैसे कमाएगा और अपनी पत्नी के सभी सपनों को पूरा करेगा, उसको एक मास्टरनी बनाएगा। लेकिन जब वह उसको मास्टरनी बना देता है तो उसी की पत्नी उसको दे जाती है बहुत बड़ा धोखा। धोखा भी ऐसा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और फिर जब वह इस धोखे को खाता है तो उसके दिमाग में एक ऐसी चुनौती बनकर सामने आती है और अब वह कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाता है कि वहां आसपास के सभी लोगों के दिमाग में सिर्फ उस आदमी का नाम आता है कि कैसे एक व्यक्ति ने मजदूरी करके अपने आप को इतना बड़ा अधिकारी बना दिया। सभी अपने दांतों तले उंगलियों को दबा लेते हैं। आखिर वह व्यक्ति कौन था और उसकी पत्नी ने उसको कैसे धोखा दिया? आइए जानते हैं पूरी कहानी, जो कि बिहार की सच्ची कहानी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना और प्यारा सा लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज की घटना बिहार के पटना की है। पटना में रहने वाला प्रदीप, जो कि अपने परिवार का इकलौता बेटा है। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक बहन है। इस प्रकार से उनका परिवार बड़ा सुख में बीत रहा होता है, उनका अच्छा टाइम कट रहा होता है। और प्रदीप की उम्र करीब हो चली है 24 साल की। प्रदीप, जो कि खुद बीएससी कर रहा है, अच्छा पढ़ा लिखा और सुंदर दिखने वाला लड़का है। अब चारों तरफ से उसके रिश्ते आने लगते हैं। अच्छा जमींदार का घर है। और इसी प्रकार से जब प्रदीप के इतने सारे रिश्ते आते हैं तो प्रदीप के लिए एक लड़की को पसंद किया जाता है। उस लड़की का नाम होता है सीमा। अब सीमा को देखने के लिए प्रदीप का परिवार जब उसके घर पर जाता है तो यहाँ पर सभी लोग सीमा को पसंद कर लेते हैं और सीमा भी अब उस लड़के प्रदीप को पसंद कर लेती है। लेकिन यहाँ पर जब प्रदीप और सीमा एक कमरे में अकेले बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं तो प्रदीप सीमा से पूछता है कि क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? तो सीमा हामी में अपना सर हिलाते हुए कहते हैं कि हाँ, उन्हें प्रदीप पसंद है, लेकिन उसकी एक शर्त है। वह शादी तो कर लेगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। वह शर्त है कि उसको आगे पढ़ाई अपनी बंद नहीं करनी, यानी कि उसको अपनी पढ़ाई चालू रखनी है और उसको एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए। सीमा की इस मांग पर अब प्रदीप राजी हो जाता है और वह कहता है कि मैं तो खुद चाहता हूं कि तुम पढ़ो। यदि तुम पढ़ती हो और अच्छी सफल होती हो तो इससे हमारे परिवार का नाम ही तो रोशन होगा। इस बात पे दोनों राजी हो जाते हैं और अब प्रदीप और सीमा की शादी हो जाती है। सीमा जब दुल्हन बनकर प्रदीप के घर पर आती है तो बस चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। सीमा को पाकर प्रदीप भी बेहद खुश है। प्रदीप और सीमा अब बीएड में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और उनके अब एंट्रेंस का समय आने वाला होता है। अचानक ही प्रदीप की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। आनन फानन में जब उसको अस्पताल ले जाया जाता है और उनकी शारीरिक जांच की जाती है तब पता चलता है कि प्रदीप की माँ को तो किडनी से जुड़ी हुई कोई गंभीर बीमारी है। अब तो इनको लगातार डायलिसिस कराना ही होगा। इस बात की सूचना पाकर प्रदीप बड़ा मायूस होता है, लेकिन वह करे तो क्या करे। अब जो दिक्कतें आ गई वो तो आ गई। प्रदीप, जिनके पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी, अब वो पूरा जोर अपनी माँ को बचाने में लगा देते हैं। लगातार 6 महीने तक उनकी माँ का जब डायलिसिस होता है तो उस घर की सभी जमा पूंजी खर्च हो जाती है। इसी प्रकार से प्रदीप को लगता है कि उसकी पत्नी सीमा के तो सभी सपने टूट गए हैं। वह अब अपनी पत्नी से कहता है कि मैं चाहे कुछ भी करूं, कैसी मेहनत क्यों ना करूं, मैं तुम्हारे सपनों को अवश्य साकार करूंगा। अब यहाँ पर प्रदीप मेहनत मजदूरी करने में जुट जाता है। वह एक होटल में जाता है और वहाँ पर बर्तन मांजने का कार्य करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वह ऑटो रिक्शा भी चलाता है, यानी कि दिन रात गंभीर और कठोर कमाई करके अच्छे पैसे कमाता है। उससे अपनी माँ का इलाज भी कराता है, साथ ही साथ अपनी पत्नी सीमा को पढ़ाता है। बिहार सरकार अब एक सरकारी जो टीचर हैं उनकी भर्ती निकालती है और उसमें सीमा की भर्ती सुनिश्चित हो जाती है। अब सीमा जब सरकारी
टीचर बन जाती हैं, तो अब चारों तरफ खुशियों का माहौल है। सीमा, जिनकी पहली तैनाती होती है बिहार के ही वैशाली में, वहाँ पर वैशाली जो कि पटना से काफ़ी दूर पड़ता है। अब इसी वजह से सीमा अब वैशाली में ही एक कमरा ले लेती है किराए पर, और वहीं पर रहकर अपनी जो ड्यूटी है, यानी कि शिक्षक का जो कार्य है, वह कर रही होती हैं। जब भी सीमा को छुट्टी मिलती है, सीमा अब जब अपने ससुराल यानी कि प्रदीप के घर आती हैं, तो प्रदीप एक बात को नोटिस करता है। वह देखता है कि अब यहाँ पर जब भी सीमा आती है, वह लगातार अपने फ़ोन में ही लगी रहती है। वो अब प्रदीप को खास तवज्जो ही नहीं देती हैं, ना ही उसकी बात मानती हैं। तो प्रदीप सोचने लगता है आखिर सीमा को हुआ क्या है। प्रदीप जब अपनी पत्नी सीमा से पूछते हैं कि भाई तुम हमसे बातचीत नहीं करती हो, हमारे बच्चों को भी नहीं देखती हो, आखिर तुम करती क्या हो, तो यहाँ पर सीमा प्रदीप को यह कहकर टाल देती है कि वह स्कूल के ज़रूरी कार्य को निपटा रही होती है, बस उसी में बिजी हो जाती है, उसको ऐसा वैसा कोई भी काम नहीं है। प्रदीप अब अपनी पत्नी सीमा की बातों को मान जाता है। लेकिन एक दिन प्रदीप की बेटी की जब तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है, तो वह फ़ोन करता है अपनी पत्नी सीमा के पास, लेकिन सीमा प्रदीप का फ़ोन नहीं उठा रही होती। प्रदीप अब लगातार अपनी पत्नी सीमा के पास फ़ोन करता है, लेकिन एक बार भी सीमा उसके फ़ोन को ना तो उठाती है, ना ही कोई जवाब दे पाती है। प्रदीप जब लगातार परेशान हो जाता है फ़ोन कर करके, अब वह वैशाली जाने का निर्णय लेता है, और वह वैशाली में रात के करीब 9 बजे पहुंचता है और सीधा पहुंचता है अपनी पत्नी के उस कमरे पर। प्रदीप जब उस कमरे पर पहुंचता है, तो वह दरवाजा खटखटाता है। उस दरवाजे को खोलता है एक आदमी। उस आदमी का नाम होता है चंदर। वह चंदर अभी यहाँ पर खड़ा होता है, और प्रदीप जब उनसे पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पर तो सीमा रहती थी, तो चंदर कहता है कि सीमा तो अंदर है। अब जैसे ही प्रदीप अंदर जाता है, तो वहाँ पाता है कि उनकी पत्नी, जिनका नाम सीमा है, वो तो बेड पर बैठी हुई हैं। यहाँ पर जब प्रदीप उनसे पूछता है कि मैं सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन तुमने एक भी फ़ोन नहीं उठाया है, आखिर तुम ऐसे किस कार्य में व्यस्त हो, और ये व्यक्ति कौन है जो यहाँ इस रात में तुम्हारे पास इस समय मौजूद है, आखिर इस व्यक्ति का यहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी था। तो यहाँ पर सीमा कहती है कि हाँ, वो स्कूल का एक ज़रूरी कार्य निपटा रहे थे, हमको रजिस्टर पूरे कर रहे थे, और हम दोनों रजिस्टरों को पूरा करने का कार्य कर रहे थे। लेकिन यहाँ प्रदीप समझ जाता है कि उसकी पत्नी, जिनका नाम सीमा है, वो एक बदचलन औरत बन चुकी हैं, यानी कि उसके अवैध संबंध हैं, और वह उस अनजान व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बना रही होती है। प्रदीप अब सीमा से कुछ भी नहीं कहता है, और चुपचाप उस कमरे से उठकर चला आता है अपने घर, यानी कि पटना। पटना आकर वह बस अपनी बच्ची को पालने में जुट जाता है। उसका दिल टूट चुका होता है। लेकिन 3 दिन बाद जब सीमा वापस लौट के आती है पटना, तो वह यहाँ आकर प्रदीप से कहती है कि प्रदीप, तुम अपने आप को ज़्यादा होशियार मत समझो, और तुम मुझ पर शक करने की ज़्यादा कोशिश ना करो। मुझे भी तुम्हारे शरीर से गंदी बदबू आती है, और तुम हो ही कौन? तुम तो एक मामूली से नौकर हो, जो कि होटलों के बर्तन धोते हो, और मुझे देखो, मैं तो एक सरकारी टीचर हूँ। तुम्हारा और मेरा अब कोई मेल नहीं, इसलिए अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। इस बात को सुनकर प्रदीप के ऊपर तो पता नहीं कैसे दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ता है, लेकिन प्रदीप अपने आप को संभालते हैं, और वो कहते हैं कि जिस बात में सीमा तुम राजी हो, उसी बात में मैं भी राजी हूँ। तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम्हें तलाक लेना है, अलग होना है, तो तुम्हारी मर्जी। और बस अब सीमा प्रदीप से तलाक लेकर चली जाती है। लेकिन प्रदीप पटना में रहकर अपनी बेटी के साथ अपने दिन गुजार रहा होता है। वह अपनी माँ की सेवा भी कर रहा होता है, और अपनी बेटी की भी, जिसको माँ और बाप दोनों का प्यार देता है। लेकिन उसको सीमा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह इस गुस्से को एक चुनौती के रूप में लेता है, और वह अब फिर दोबारा से पढ़ाई करना शुरू कर देता है। उसको जब पैसों की ज़रूरत होती है, तो वह अपनी जो नहर के किनारे की ज़मीन है उसको बेच देता है, जिससे उसको 13-14 लाख रुपए मिलते हैं। अब उन पैसों से पहले तो वो अपनी माँ का ठीक ढंग से इलाज कराता है,
उससे उनकी माँ तो ठीक हो जाती हैं और फिर बाकी बचे हुए पैसों से अब वह अपनी पढ़ाई में लग जाता है। वह अपनी पढ़ाई करता है और यूपीएससी के एग्जामों को क्रैक करने की कोशिश कर रहा होता है। 2 बार तो वह असफल होता है और फिर अगली बार में यहाँ पर प्रदीप जब उस एग्जाम को क्रैक कर देता है तो प्रदीप की अब नियुक्ति होती है। वह होती है बिहार में एक एसडीएम के रूप में। प्रदीप अब एक एसडीएम बन जाते हैं और बस अपने ढंग और फिर तो उनके दिन ही बदल जाते हैं। यहाँ प्रदीप की माँ प्रदीप से बार बार कहती है कि बेटा, इस बेटी को एक माँ की ज़रूरत है और तुम्हें भी पत्नी की, तुम एक अधिकारी बन गए हो और तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन प्रदीप अपनी माँ से साफ मना कर देते हैं कि नहीं, वह शादी नहीं करेंगे और वो ऐसे ही ठीक हैं। और एसडीएम प्रदीप की अब जगह जगह तबादला होता रहता है और वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां उनके ऑफिस के अंतर्गत वह स्कूल आता है जहां पर सीमा कार्य करती हैं। सीमा के स्कूल की प्रिंसिपल अब उनके पास इनविटेशन देने के लिए जाती हैं और कहती हैं कि हमारे स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्य है, यदि आप वहां पर आएंगे आपसे लोग बच्चे प्रेरणा लेंगे और फिर आपकी तरह ही बनने की कोशिश करेंगे। तो जो प्रदीप हैं वो खुशी खुशी उस इनविटेशन को स्वीकार कर लेते हैं और प्रदीप अब उस दिन पहुंच जाते हैं सीधे उसी स्कूल में। संयोगवश उस स्कूल में प्रदीप की पूर्व पत्नी जिनका नाम सीमा है वो वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही होती हैं। जैसा कि उस प्रोग्राम में एसडीएम साहब आने वाले हैं, उनका एक अच्छा सा स्वागत होना है, तो यहाँ पर अब सीमा मैडम के नाम की घोषणा होती है और अब सीमा मैम अपने हाथ में एक शॉल और फूलों का गुलदस्ता लेकर आती है और जैसे ही वो प्रदीप को देखती हैं उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर प्रदीप तो सीमा को देखकर उसको कोई खास तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन सीमा तो बस प्रदीप को देखते रहती है। अगले दिन सीमा अब पहुंच जाती है सीधी एसडीएम प्रदीप की ऑफिस। एसडीएम प्रदीप कहीं जाने की तैयारी में थे, अचानक वो सीमा को देखकर रुक जाते हैं और पूछते हैं कि हाँ कहिए, आपकी क्या परेशानी है। सीमा अब प्रदीप से कहती है कि उसको माफ़ कर दो, उसने आपके साथ तो किया बहुत बुरा है, वह माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी वह आपके पैर पकड़ के आपसे माफ़ी मांग रही है, उसको माफ़ कर दो। यहाँ पर प्रदीप कहते हैं कि सीमा, तुम तो अपने आशिक के साथ बड़ी ही खुश थी, तो रहो अपने आशिक के साथ, इसमें क्या है। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया है वह दुख मुझे आज भी परेशान करता है, इसलिए मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। जो सीमा है वह कहती हैं कि प्रदीप, जिसको मैं अपना आशिक समझकर तुम्हें छोड़कर उसके साथ आई थी, वह तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। मैंने बैंक से कर्ज लेकर 10-12 लाख रुपए की एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन वह आदमी उस प्लॉट को धोखे से अपने नाम करवा लेता है और फिर उसको अच्छे पैसों में बेचकर पता नहीं कहाँ पर लापता हो गया है। मैं तो लगातार उसको ढूंढ रही हूँ और पिछले 8 महीने से उसका कोई अता पता ही नहीं है। उसने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। तो प्रदीप अब थोड़ा मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुमने किसी के साथ किया वैसा ही तुम्हारे साथ हो गया, अब भुगतो। प्रदीप अब सीमा से कहते हैं कि वो तुम्हारे साथ हुई जो 420 ये, उसमें तो तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन वो तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और अब प्रदीप तहसीलदार साहब को बुलाकर उनसे आदेश करते हैं और कहते हैं कि इस चंदन नाम के व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसने इन मैडम के साथ बहुत ज़्यादा बड़ी धोखेबाजी करी है, यानी कि 420 करी है, और अब उससे उसकी ज़मीन भी वापस दिलवाई जाए। तहसीलदार को जैसा आदेश मिलता है वो लोग उस काम में जुट जाते हैं और बहुत जल्दी ही अब सीमा के पुराने आशिक जिनका नाम चंदर है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे उस ज़मीन को भी छुड़वा लिया जाता है और वह ज़मीन सौंप दी जाती है सीमा को। एक दिन जब प्रदीप अपने ऑफिस आ रहे होते हैं तो वो अपने साथ अपनी बेटी को लेकर आते हैं। उनकी बेटी का नाम पिंकी होता है और उस दिन एसडीएम प्रदीप की ऑफिस पर वह सीमा भी आ चुकी होती हैं। यहाँ पर एसडीएम प्रदीप अपने बेटी पिंकी से कहते हैं कि बेटी, तुम अक्सर पूछा करती हो कि तुम्हारी माँ कौन है, तो ये जो तुम्हारे सामने बैठी हैं ये तुम्हारी माँ हैं, जाओ इनसे मिल लो। यहाँ पर पिंकी को देखकर
वह महिला जिनका नाम सीमा है वह बहुत बुरी तरह से रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं और अब अपनी बेटी पिंकी को गोद में भर लेती हैं। प्रदीप अब अपनी तलाकशुदा पत्नी सीमा से कहती है कि ज़्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं है, यह मेरी अपनी बेटी है। और ऐसा कहते हुए प्रदीप पिंकी को सीमा की गोद से ले लेते हैं वापस अपनी गोद में। इस बात को सुनकर सीमा और भी बुरी तरह से रोने लगती है। जैसा कि प्रदीप की बेटी पिंकी अपनी माँ से मिल चुकी होती है तो वो लगातार प्रदीप से कहती है कि पापा उसको मम्मी से मिलना है, उससे बातें करनी है। उस छोटी सी बच्ची के इस लगातार रोने से परेशान आ गए थे प्रदीप, और वो एक दिन फोन करते हैं सीमा के पास और सीमा से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, सिर्फ इस बात पे कि पिंकी को तुम्हारी ज़रूरत है। यदि तुम पिंकी की ज़रूरत नहीं होती और वो तुमको नहीं चाहती तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करता। अब तुम यहाँ मेरे घर आ सकती हो। बस सीमा बिना कोई देर करे सीधी पहुँच जाती है प्रदीप के घर, और यहाँ प्रदीप अब सीमा को लेकर जाता है मंदिर में और पूरे रीति रिवाज के साथ दोबारा शादी रचाता है और फिर उसको लेकर आता अपनी माँ के सामने। और फिर जब दोनों माँ का आशीर्वाद ले रहे होते हैं तब उनकी माँ दिल से खुश होती है, कहती है कि प्रदीप अब तुम्हारा जीवन अच्छे से गुजर सकेगा और मेरी भी कोई सेवा हो सकेगी। बस इस बात को सीमा भी कहती है कि हाँ माँ, मैं अब अपनी नौकरी को भी छोड़ दूंगी और बस मैं तुम्हारी सेवा किया करूंगी। दोस्तों, इस प्रकार एक तलाकशुदा जोड़े का मिलन होता है और अब दोनों एक दूसरे के पति पत्नी दोबारा से बन जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं कि इस कहानी से लोगों को सीख लेनी चाहिए? तो इसके लिए तो आप एक अच्छा सा कमेंट अवश्य कर दें और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।